नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मई थाने के नीचे आने वाला भटौली गांव, जो हमेशा शांत और साधारण सा रहता था, वहां एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये कहानी है नौशाद अहमदाव की। एक मेहनती इंसान जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए दुबई में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसका अंत उसी परिवार के हाथों हुआ जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। ये कहानी धोखे, गलत प्यार और एक ऐसी हत्या की है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इसमें परिवार, समाज का दबाव और इंसानी चाहतों का वो काला पहलू है जो सब कुछ तबाह कर देता है। नौशाद अहमद और रजिया सुल्तान, जिन्हें लोग प्यार से शिवा बुलाते थे, सिर्फ चचेरे भाई बहन नहीं थे। वो बचपन से ही एक दूसरे के साथी थे। रजिया नौशाद की बुआ की बेटी थी और बलिया जिले में रहती थी, जो देवरिया से थोड़ा दूर है। दोनों का रिश्ता तब शुरू हुआ जब वो छोटे छोटे बच्चे थे। रजिया जब भी अपने ननिहाल भटौली आती, वो और नौशाद साथ में खेलते। गांव की गलियों में उनकी हंसी गूंजती थी। उस वक्त उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर उनका रिश्ता इतना पेचीदा हो जाएगा। एक दिन की बात है, धूप भरी दोपहर थी। नौशाद और रजिया, जो उस वक्त शायद 12-13 साल के थे, गांव के दरवाजे पर खेलकर हंसते हंसते हाथ पकड़कर घर के आंगन में आए। नौशाद की अम्मी बरामदे में चारपाई पर बैठी थीं। उन्हें देखकर वो बोलीं, हाय रब्बा, ये दोनों कितनी प्यारी जोड़ी लगते हैं, बिल्कुल गुड्डा गुड़िया जैसे। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन इस मजाक ने दोनों परिवारों के दिल में एक बात बैठा दी। रजिया की गोरी चिट्टी रंगत और नौशाद का भी वैसा ही रंग रूप देखकर गांव वाले भी कहने लगे कि इनकी जोड़ी तो बनती है। रजिया की अम्मी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि अगर नौशाद के लिए रजिया का रिश्ता आएगा तो वो खुशी खुशी हाँ कर देंगी। नौशाद की अम्मी भी रजिया को अपनी बहू बनाने का सपना देखने लगीं। दोनों परिवार, जो खून के रिश्ते से जुड़े थे, को इस शादी में कोई दिक्कत नहीं दिखी। धीरे धीरे ये बात पक्की हो गई कि नौशाद और रजिया की शादी होगी। बस वक्त का इंतजार था। जैसे जैसे नौशाद और रजिया बड़े हुए, उनका रिश्ता बदलने लगा। पहले जो मासूम खेलकूद था, वो अब शर्मीली नजरों और अनकहे जज्बातों में बदल गया। जब रजिया भटौली आती, नौशाद की अम्मी अपनी ननद को यह बात जरूर याद दिलाती कि दोनों कितने अच्छे लगते हैं। गांव वाले भी उन्हें एक दूसरे के लिए बना हुआ मानने लगे। उनकी हंसी और एक दूसरे के साथ मस्ती देखकर सबको यही लगता था कि इनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन जब रजिया 17-18 साल की हुई, वो थोड़ा संकोच करने लगी। गांव वालों की बातें और अपने दिल में उभरते जज्बातों की वजह से वो भट्टौली कम आने लगी। शर्म के मारे उसने अपनी अम्मी के साथ ननिहाल जाना बंद कर दिया। नौशाद, जो अब जवान हो चुका था, रजिया को देखने के लिए बेचैन रहता था, लेकिन गांव के तौर तरीके और परिवार की इज्जत की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता था। उधर नौशाद का परिवार पैसों की तंगी से जूझ रहा था। उसके अब्बू मबू अहमद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए मबू ने अपने बेटों को कोई हुनर सीखने को कहा। नौशाद का बड़ा भाई पहले निकल पड़ा। उसने ड्राइविंग सीखी, पासपोर्ट बनवाया और जुगाड़ करके दुबई चला गया। जाने से पहले उसकी शादी जैतून नाम की लड़की से कर दी गई। नौशाद ने भी अपने भाई का रास्ता अपनाया। उसने ड्राइविंग सीखी और सोचा कि वो भी दुबई जाकर अच्छा पैसा कमाएगा। जब नौशाद 24-25 साल का हुआ तो उसकी शादी की बात चली। मबू अहमद ने बलिया में अपनी बहन से रजिया का रिश्ता मांगा। रजिया की अम्मी को नौशाद पहले से पसंद था और वो खुशी खुशी राजी हो गईं। उन्हें यकीन था कि नौशाद की मेहनत और दुबई जाने की योजना रजिया को अच्छी जिंदगी देगी। दोनों परिवारों की रजामंदी से नौशाद और रजिया का निकाह हो गया। ये बात करीब 10 साल पहले की है, यानी 2015 के आसपास। शादी के बाद नौशाद और रजिया का जीवन सपनों से भरा था। नौशाद ने दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अच्छी कंपनी में ड्राइवर का वीजा पाना आसान नहीं था। इसमें उसे 3 साल लग गए। इस बीच रजिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जो 2025 तक 8 साल की हो चुकी थी। बेटी के आने से नौशाद की जिम्मेदारी बढ़ गई। आखिरकार जब वीजा मिला
तो वो दुबई चला गया और रज़िया अपनी बेटी के साथ भट्टौली में रहने लगी। दुबई में नौशाद की नौकरी बहुत सख्त थी। उसे साल में सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलती थी, यानी वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए भटौली आ पाता था। बाकी वक्त वो अकेले दुबई में मेहनत करता और घर पैसे भेजता, ताकि रज़िया और उनकी बेटी को कोई कमी न हो। भटौली में रज़िया की जिंदगी आसान थी। नौशाद की अम्मी का देहांत हो चुका था, जेठानी जैतून का अपना अलग घर था और नौशाद का छोटा भाई मुंबई कमाने चला गया था। घर में सिर्फ ससुर मबू अहमद थे और रज़िया को बस अपनी बेटी और घर का छोटा मोटा काम देखना था। नौशाद के पैसे से रज़िया को कोई कमी नहीं थी। उसके पास वक्त भी बहुत था। धीरे धीरे वो मोबाइल में डूबने लगी, पड़ोसियों के साथ गप्पे मारती, इधर उधर की बातें करती। उसका चुलबुला स्वभाव, जो पहले गांव के नियमों में बंधा था, अब खुलकर सामने आने लगा। लेकिन नौशाद की गैर मौजूदगी ने उसके दिल और जिस्म में खालीपन छोड़ दिया। रज़िया, जो अभी जवान थी, प्यार और जिस्मानी सुख की भूखी थी। नौशाद के 15 दिन के आने से उसकी ये भूख मिटती नहीं थी, बल्कि और बढ़ जाती थी। वो तड़पने लगी और उसका मन भटकने लगा। रज़िया की ये बेचैनी एक ऐसे शख्स की तरफ ले गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। रोमान सिद्दीकी। रोमान नौशाद की बहन नूर का बेटा था, जो उसी गांव में ब्याही थी। रोमान, जो 27 से 28 साल का था, एक आज़ाद मिजाज का कुंवारा लड़का था। उसने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने मामा नौशाद की तरह ड्राइविंग सीख ली थी। पहले छोटी गाड़ियां चलाईं, फिर ट्रक चलाने लगा। उसकी कमाई अच्छी थी, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं। वो जो कमाता, उसका ज्यादातर हिस्सा अपने आवारा दोस्तों पर और शराब मुर्गे की पार्टियों में उड़ा देता। नौशाद का भांजा होने की वजह से रोमान का रज़िया के घर खुला आना जाना था। पहले तो उसका आना सामान्य था, लेकिन रज़िया के अकेलेपन ने उसे मौका दे दिया। रोमान का मजाकिया अंदाज और बिंदास बातें रज़िया को अच्छी लगने लगीं। वो उससे हंस हंस कर बातें करती। कई बार रोमान नशे में धुत होकर रज़िया के घर आ जाता। रज़िया उसका बिस्तर लगाती, उसके जूते कपड़े उतारती। इस दौरान उनका जिस्म एक दूसरे से छू जाता और रज़िया के दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती। वो रोमांचित हो उठती, लेकिन शर्म की वजह से कुछ कर नहीं पाती। रोमान भी जवान था और उसकी शादी नहीं हुई थी। उसे भी किसी औरत की कमी खलती थी। वो सड़क किनारे ढाबों पर औरतों के साथ वक्त बिताता, लेकिन उसका मन नहीं भरता। रज़िया की बातों से उसे लगने लगा कि वो भी उसकी तरह भूखी है। रज़िया कभी कभी ऐसी बातें कह देती जो कोई औरत गैर मर्द से नहीं कहती। रोमान को यकीन हो गया कि अगर वो रज़िया से दिल की बात कह दे, तो वो नाराज होने की बजाय उसकी बात मान लेगी। लेकिन ये बात कहना आसान नहीं था। आखिरकार रोमान ने एक नाटक रचा। एक रात वो भारी नशे में रज़िया के दरवाजे पर पहुंचा। वो इतना लड़खड़ा रहा था कि गिरने को था। रज़िया ने दरवाजा खोला तो उसे संभालने के लिए अपनी बाहों में थाम लिया। रोमान ने मौके का फायदा उठाया और उस पर ढह पड़ा। दोनों बिस्तर तक पहुंचे और फिर जो हुआ, उसने सारे रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी। उस रात रज़िया और रोमान ने वो लाइन पार कर दी जो कभी नहीं पार करनी चाहिए थी। उस रात के बाद रज़िया और रोमान का रिश्ता और गहरा हो गया। रोमान अब रात के वक्त चुपके से रज़िया के घर आने लगा। दोनों अपनी चाहतों को पूरा करते और फिर रोमान चुपके से निकल जाता। लेकिन गांव की आंखें सब देख रही थीं। पड़ोसियों को रोमान का बार बार आना और रात को रुकना खटकने लगा। मबू अहमद, जो जिंदगी का लंबा तजुर्बा रखते थे, को शक हो गया। उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने रज़िया को इशारों में समझाने की कोशिश की। रोमान को भी टोका, लेकिन दोनों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। मबू ने जैतून, नौशाद की जेठानी, से कहा कि वो रज़िया को समझाए। लेकिन जब जैतून ने कोशिश की तो रज़िया उससे भिड़ गई। जैतून ने सोचा कि बेइज्जती करवाने से बेहतर है चुप रहना। मबू के पास अब कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने रोमान को साफ मना कर दिया कि वो उनके घर ना आए। रज़िया को भी बाहर जाने से रोका, लेकिन रज़िया कहाँ मानने वाली थी। वो अब रोमान से बाहर मिलती या रात को चुपके से उसे पीछे के दरवाजे से बुला लेती। ये सिलसिला 1.5 साल पहले, यानी 2023 के आसपास, तब टूटा जब मबू ने दुबई में नौशाद को सारी बात बता दी। नौशाद को जैसे सांप सूंघ गया।
उसने तुरंत रज़िया को फ़ोन किया। रज़िया ने कस्में खाकर कहा कि सब झूठ है और ससुर उसे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन नौशाद इतना भोला नहीं था। उसने छुट्टी ली और गांव आ गया। गांव में दोस्तों और बुजुर्गों ने भी यही बताया कि रज़िया का रोमान के साथ चक्कर चल रहा है। नौशाद का दिल टूट गया। जिस बीवी के लिए वो हजारों मील दूर मेहनत कर रहा था, वही उसे धोखा दे रही थी। नौशाद ने रज़िया से सवाल किए, लेकिन वो अपनी बात पर अड्डी रही कि सब उसे बदनाम कर रहे हैं। गुस्से में नौशाद ने तलाक देने का फैसला कर लिया, लेकिन रज़िया इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे पता था कि नौशाद जैसा कमाने वाला पति दोबारा नहीं मिलेगा। उसने माफी मांगी, कसम खाई कि वो रोमान से कभी नहीं मिलेगी। गांव में पंचायत बुलाई गई। रज़िया और रोमान ने सबके सामने वादा किया कि वो अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। नौशाद को रज़िया से बहुत प्यार था। उसने तलाक का फैसला वापस ले लिया। रज़िया ने कहा कि उसे गांव वालों की बातों से परेशानी है, इसलिए वो अलग घर चाहती है। नौशाद ने गांव के बाहर थोड़ी जमीन खरीदी और वहां घर बनवाने की सारी व्यवस्था की। उसकी छुट्टी सिर्फ 15 दिन की थी, इसलिए वो दुबई वापस चला गया। कुछ महीनों बाद रज़िया का नया घर बनकर तैयार हो गया। वो अपनी बेटी के साथ वहां शिफ्ट हो गई। मबू अहमद रात को उसी घर में सोने आते थे ताकि रज़िया अकेली न रहे। नया घर गांव से थोड़ा दूर था, जिससे रज़िया को और आज़ादी मिल गई। अब वो बिना किसी डर के रोमान से मिलने लगी। रोमान पीछे के दरवाजे से आता और जो करना होता करके चला जाता। नौशाद के पैसे रज़िया के खाते में आते थे और उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी। वो शान से रहती थी, अच्छे कपड़े, गहने और जब मन करता शहर जाकर शॉपिंग करती। रोमान भी उसका साथ देता। वो उसे सिनेमा दिखाता, होटल में खाना खिलाता। लेकिन रज़िया अब और बड़ा सोचने लगी। उसे लगने लगा कि अगर नौशाद न रहे तो वो रोमान के साथ पूरी जिंदगी मजे से काट सकती है। उसके पास नौशाद के पैसे थे और रोमान भी कमाता था। उसने रोमान से बात की कि नौशाद को रास्ते से हटाना होगा। रोमान पहले तो हिचकिचाया, लेकिन रज़िया के जिस्म और उसके वादों के आगे वो मान गया। दोनों ने प्लान बनाया कि अप्रैल 2025 में जब नौशाद दुबई से आएगा, तब उसका खेल खत्म कर देंगे। रोमान को अकेले ये काम मुश्किल लगा। उसने अपने दोस्त हिमांशु को साथ लिया, जो गांव का ही ड्राइवर था। हिमांशु को रज़िया और रोमान के चक्कर का पता था। रोमान ने उसे पैसे और दोस्ती का लालच देकर राजी कर लिया। अब बस नौशाद के आने का इंतजार था। 10 अप्रैल 2025 को नौशाद दुबई से आया। रज़िया ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नौशाद को लगा कि उसकी बीवी अब ठीक हो गई है। वो खुश था और रज़िया को खूब प्यार किया, लेकिन पीठ पीछे रज़िया और रोमान फोन पर बात करते रहे। वो प्लान बना रहे थे कि नौशाद को कैसे मारना है। पहले गला दबाने की बात हुई, लेकिन नौशाद इतना तगड़ा था कि तीनों मिलकर भी उसे काबू नहीं कर सकते थे। फिर हथियार से मारने की सोची, लेकिन उससे शोर होता। आखिर में तय हुआ कि पहले उसे नशीली दवा देकर सुला देंगे, फिर गला दबाकर मार देंगे और लाश को दूर कहीं फेंक देंगे। 19 अप्रैल 2025 की शाम को रज़िया ने खाने में नौशाद को नशीली दवा मिलाकर खिला दी। नौशाद खाना खाकर गहरी नींद में सो गया। रज़िया ने अपनी बेटी को अलग कमरे में सुला दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मबू अहमद बाहर सो रहे थे। रात 11 बजे के आसपास रोमान और हिमांशु बोलेरो गाड़ी लेकर आए। रज़िया ने पीछे का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाया। नौशाद नशे में बेसुध था। रज़िया ने उसके पैर पकड़े, हिमांशु ने सिर और रोमान उसकी छाती पर बैठकर गला दबाने लगा। नौशाद थोड़ा तड़पा, फिर चुप हो गया। रज़िया को डर था कि कहीं वो जिंदा न रह जाए। उसने मूसल उठाया और नौशाद के सिर पर कई वार किए। फिर उसका चेहरा छापड़ से गोद दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। अब लाश को ठिकाने लगाना था। उन्होंने पहले छोटे सूटकेस में लाश डालने की कोशिश की, लेकिन वो फिट नहीं हुई। फिर रज़िया ने बड़ा सूटकेस खाली किया। उसमें भी लाश पूरी नहीं आई। रोमान और हिमांशु ने कुल्हाड़ी और चापट से लाश को 2 टुकड़ों में काटा, पैर तोड़े और फिर सूटकेस में ठूंस दिया। रज़िया ने सूटकेस से हर चीज निकाल दी थी, लेकिन जल्दबाजी में वो एक चीज भूल गई।
सूटकेस पर लगा हवाई अड्डे का बारकोड स्टिकर। रोमान और हिमांशु ने सूटकेस को बोलेरो में डाला और 55 किलोमीटर दूर तारकुलवा थाने के नीचे छप्पर पटखौली गांव पहुंचे। सुबह 4 बजे के आसपास उन्होंने सूटकेस को एक खाली खेत में फेंक दिया और अपने अपने घर चले गए। रोमान ने रजिया को फोन करके बताया कि काम हो गया। रजिया को यकीन था कि पुलिस कभी उस तक नहीं पहुंचेगी। उसने सुबह मबू अहमद से कहा कि नौशाद रात को कहीं चला गया, लेकिन उनका प्लान ज्यादा देर नहीं चला। 20 अप्रैल 2025 की सुबह छप्पर पटखौली का एक किसान जितेंद्र गिरी गेहूं कटवाने गया। उसने खेत में खून से सना सूटकेस देखा और तुरंत 112 पर पुलिस को खबर दी। तारकुलवा थाने की पुलिस फौरन पहुंची। उन्होंने जगह को घेर लिया और बड़े अफसरों को बुलाया। एसपी अरविंद वर्मा, सीओ सिटी संजय रेड्डी, स्वाट टीम के दीपक कुमार और फॉरेंसिक टीम। सूटकेस खोला तो अंदर नौशाद की टुकड़ों में कटी लाश थी। उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया था कि कोई पहचान नहीं सकता था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई उसे नहीं पहचान सका। सूटकेस में कुछ नहीं मिला, सिवाय एक हवाई अड्डे के बारकोड स्टिकर के, जो अरविंद वर्मा की नजर में आया। पास ही एक विदेशी सिम कार्ड भी मिला। पुलिस ने बारकोड को एयरपोर्ट पर चेक करवाया और पता चला कि सूटकेस भटौली के नौशाद अहमद का है। पुलिस को शक हुआ कि लाश नौशाद की हो सकती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वो भटौली पहुंची। वहां रजिया से पूछा गया तो उसने कहा कि नौशाद रात को कहीं चला गया था, लेकिन उसकी बातों से पुलिस को शक हुआ। घर की तलाशी में एक और सूटकेस मिला जिसमें खून के धब्बे थे। ये वही सूटकेस था जिसमें पहले लाश डालने की कोशिश हुई थी। पुलिस ने रजिया से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार उसने टूटकर सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने रोमान और हिमांशु के साथ मिलकर नौशाद की हत्या की। पुलिस ने रजिया को तुरंत हिरासत में ले लिया। नौशाद की बहन निशात की शिकायत पर रजिया, रोमान और हिमांशु के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। अगले दिन पुलिस ने फोन की लोकेशन से रोमान को भी पकड़ लिया। हिमांशु तब तक फरार था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए छापड़, कुल्हाड़ी और मूसल बरामद कर लिए। वो बोलेरो गाड़ी की तलाश भी कर रही थी जिसमें लाश ले जाई गई थी। रजिया ने सोचा था कि वो बारकोड स्टिकर हटा लेगी, लेकिन जल्दबाजी में वो चूक गई। उसी स्टिकर ने पुलिस को उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया। भटौली गांव में हर कोई सदमे में था। नौशाद, जो अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा था, उसी परिवार के हाथों मारा गया। रजिया का चालाकी भरा प्लान एक छोटी सी गलती की वजह से बेकार हो गया। ये कहानी बताती है कि गलत चाहते इंसान को कहां ले जा सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।